हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो चैप्टर ऑलरेडी चल रहा है जिसका नाम है सिकरा दोस्तों। सिकरा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है। इस सिकरा का ये हमारा सेकंड वीडियो है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? फर्स्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारी बेसिक बातें करी थी यार कि सिकरा की एप्लीकेबिलिटी क्या है, नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या है, सिकरा के अंदर आपको किन किन चीज़ों का बेसिक रिक्वायरमेंट्स का आपको ध्यान रखना है। ये सब बेसिक डेफिनेशंस के साथ में हमने काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर समझी थी। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा था हमने CND का, जिसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन। ठीक है ना, वो समझने के बाद में इस वीडियो के अंदर, सेकंड वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4 एंड सेक्शन नंबर 5। ये तीन सेक्शंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो रिलेटेड है रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के साथ में। पहला क्वेश्चन, कौन रिकॉग्नाइज करता है? दूसरा क्वेश्चन, हाउ, कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है? इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब देने वाला ये तीन सेक्शंस हैं कि एप्लीकेशन 2 सेक्शन नंबर 4 में आपको रिकॉग्निशन मिलेगा और सेक्शन नंबर 5 में वापस छीन लिया जा सकता है, यानी कि विड्रॉल भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट इन तीन सेक्शंस के साथ में। बट लेट मी टेल यू, हम इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ऐड कर रहे हैं जो आपको टाइटल में दिख रहा होगा, दैट इज रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 बात कर रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर मेंबर कौन बन सकता है, उसके क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, उनको भी इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो हमें डिस्कस करना ऑब्वियसली, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है, रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो भैया सिंपल सी बात है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है इंडिया के अंदर, कैसे पहले स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, सोसाइटीज़ हुआ करती थी। बट वो सिर्फ क्या होता था, उनको सिर्फ वो एक्सेस कर पाती थी चीज़ें, यहाँ पर मैनेज करने के लिए उनको रिकॉग्निशन की ज़रूरत है। तो रिकॉग्नाइज उनको किया जाएगा सेक्शन नंबर 3 और 4 के अंदर, बराबर है। नाउ ये तीनों सेक्शंस साथ में इंटरलिंक्ड है ऑब्वियसली। इन दोनों सेक्शन 3 और 4 में आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। आफ्टर दैट आपको कंट्रोल अगर करना है तो कॉर्पोरेटाइजेशन का हमने कॉन्सेप्ट समझाता है कि हाउ सोसाइटीज एसोसिएशन ऑफ पर्संस कंपल्सरीली 4A सेक्शन 4A के हिसाब से 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको कॉर्पोरेटाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन की स्कीम के अंदर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। नाउ स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज करना है तो क्यों करना है, तो वो मैंने आपकी तड़ी रामायण क्यों बताई कि हम वीडियो नंबर 1 में हम देख के आ चुके हैं कि वाई। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों है। अभी हमको बात क्या करनी है कि हाउ। तो उन्होंने बोला है कि जो भी पावर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी भी प्रोविजंस को यूज़ करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, बट उसने मोस्ट ऑफ द पावर्स जो है वो सेबी को डेलीगेट कर दी है। ठीक है, तो अगर एमसीक्यू में आपसे पूछा जाता है, बेसिकली एमसीक्यू में आपसे पूछा जाएगा कि एप्लीकेशन किसको देनी है, एप्लीकेशन किसके लिए, रिकॉग्निशन के लिए एप्लीकेशन आपको किसको देनी है, तो अभी यह आंसर नहीं है आपका। उन्होंने सिर्फ बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर्स है, जो मोस्ट ऑफ द पावर्स को सेबी को उसने डेलीगेट कर रखा है, मोस्ट ऑफ देम। प्रिसाइसली हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन किसको देना है, तो उसकी बात हम यहां पर सेक्शन नंबर 3 के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए, फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन। As per the provision, any stock exchange which is desirous of being recognized for the purpose of this act may make an application as prescribed in Rule 3 to central government, powers delegated to SEBI also. तो आपका प्राइमरी जो आंसर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिकॉग्निशन। ऑब्वियसली स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज होना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन कहाँ जाती है? फॉर्म नंबर A के पास में जाती है, बट वो सेबी के पास जाती है। मतलब उन्होंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दो और आप सेबी को भी एप्लीकेशन दोगे तो वो फॉर्म नंबर A भी आपको भरना ही पड़ेगा। मतलब उन्होंने बोला है कि आप फॉर्म A भर के सेबी को बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से आप एप्लीकेशन दो। तो एक प्रोसीजरल तरीका है। तो आंसर तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, बट फॉर्म A जाता है सेबी के पास में फॉर रिकॉग्निशन। सेक्शन नंबर 3 ने हमको बोला है इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो फोकट में जाएगा क्या? नहीं भैया, फीस देनी पड़ेगी 500 रुपये की, बराबर है। और क्या भैया, अमाउंट ऑफ फी के साथ में और कुछ भी देना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा पहली बात तो नियरेस्ट गवर्नमेंट ट्रेजरी को आप दे सकते हैं, आपका SBI का नियरेस्ट ब्रांच है वहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं। एक्सेप्ट अगर आप मुंबई में हैं, कोलकाता में हैं, मद्रास में, मीन्स चेन्नई में हैं, दिल्ली में हैं, कानपुर में हैं, शैल बी डिपॉजिटेड इन द RBI।
ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एमसीक्यू के पर्पज से, बट ठीक है, 500 रुपये आप याद रख सकते हैं फीस है यहाँ पर। ठीक है, क्या क्या देना है एप्लीकेशन में भैया, तो उन्होंने बोला जो भी एप्लीकेशन दी जा रही है रिकॉग्निशन के पर्पज के लिए सेबी को दी जा रही है, फॉर्म नंबर ए के अंदर शैल कंटेन सच पर्टिकुलर्स, उसके अंदर ये चीज़ें भी होनी चाहिए। क्या क्या, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, कॉपी ऑफ द रूल्स, आपके जो रूल्स रहेंगे रिलेटिंग टू, सर कौन से रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन, आपके स्टॉक एक्सचेंज के कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर्स के जो भी रूल्स रहेंगे वो आपको बताने पड़ेंगे। जैसे तो देखो भैया, आपका मैनेजमेंट में कौन कौन है, आपकी गवर्नमेंट बॉडी ऑफ सच स्टॉक एक्सचेंज, वो एक गवर्नमेंट बॉडी बनाते हैं ना, गवर्निंग बॉडी बनाएगा हर स्टॉक एक्सचेंज, उस गवर्निंग बॉडी में अंदर मेंबर्स होंगे, उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और उनकी पावर्स क्या है वो आपको बतानी पड़ेगी, किस तरीके से वो बिजनेस ट्रांजेक्ट करेंगे ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ऑफिस बेयरर्स यानी कि जो ऑफिसर्स लोग हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उनकी पावर्स एंड ड्यूटीज़ क्या रहेगी वो भी आपको बताना पड़ेगा। अलग अलग मेंबर्स को एडमिशन कैसे होगा, उनका क्या क्वालिफिकेशन होगा, उनको कैसे निकाला जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा, एक्सपल्शन होगा और रीएडमिशन कैसे होगा, ये भी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है पार्टनरशिप से रिलेटेड वो भी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। मेंबरशिप से रिलेटेड सारे नॉमिनेशन के, अपॉइंटमेंट के, रिप्रेजेंटेटिव्स के, क्लर्क्स के, सब कुछ प्रोसीजर आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इन शॉर्ट अगर हम देखें पर्टिकुलर्स क्या क्या जा रहा है, पावर्स एंड ड्यूटीज जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन बताया जा रहा है, जो मेंबर्स हैं, आपके क्लर्क्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं, उन सबका एडमिशन, रीएडमिशन, एक्सपल्शन, सस्पेंशन कैसे होगा, मैनेजमेंट की पावर्स क्या होगी, ये सब चीज़ें आपको उस एप्लीकेशन के साथ में एक तरीके से रूल्स के थ्रू ये सब बताना पड़ेगा। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ओके, डॉक्यूमेंट साथ में क्या क्या जा रहा है, तो पहले तो उन्होंने बोला कि 4 कॉपीज आपको रखनी पड़ेगी, अकम्पनीड बाय 4 कॉपीज ऑफ द रूल्स, आपके रूल्स की 4 कॉपीज होनी चाहिए। रूल्स में ये जो ऊपर बोला है सिर्फ वही है क्या, नहीं भैया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी आपको देना पड़ेगा, वेयर एप्लीकेंट स्टॉक एक्सचेंज इज एन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी, ऑब्वियसली तभी तो एमओए एओए होगा, अगर इनकॉर्पोरेशन आपका हुआ होगा तो। बराबर, ये हम कहाँ पढ़ के आए, फाउंडेशन में पढ़ के आए यार, अभी आप सीए फाइनल में हो, क्या बातें कर रहे हो। ठीक है, बायलॉज साथ में देने पड़ेंगे, डिपॉजिट की रिसीट आपको देनी पड़ेगी, जो गवर्नमेंट ट्रेजरी से या जहाँ भी आपने फीस डिपॉजिट करी है 500 रुपये वाली, वो आपको दी जाएगी। ठीक है, आरबीआई उन सिटीज़ वाले केसेस में, एसबीआई नॉर्मली है और गवर्नमेंट ट्रेजरी भी है। ठीक है, तो ये सेक्शन नंबर 3 हमारा खत्म होता है। सेक्शन नंबर 3 की हाईलाइट थी एमओए एओए, उसके पहले हाईलाइट थी क्या, कॉपीज ऑफ द रूल्स, और उससे पहले हाईलाइट थी फॉर्म नंबर ए। ठीक है, बस ये सारी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो चलिए सेक्शन नंबर 3 खत्म हो गया। सेक्शन 3 में एप्लीकेशन दी जा रही थी, सेक्शन नंबर 4 में उस एप्लीकेशन को लिया गया और अब आपको यहाँ पर दिया जा रहा है क्या, ग्रांट किया जा रहा है रिकॉग्निशन। ठीक है भैया, तो देख लो सेक्शन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेबी सेटिस्फाई हो जाती है इंक्वायरी करने के बाद में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद में, क्या कि भैया रूल्स और जो बायलॉज हैं रजिस्ट्रेशन के लिए जो अप्लाई होते हैं वो कन्फर्मिटी में है, कंडीशंस उसकी बराबर है, जो ये हमको बता रही है कि फेयर डीलिंग होगी यहाँ पर और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। अगर ऐसे इन तरीक़ों से यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट या सेबी सेटिस्फाई हो जाती है तो ही सेक्शन नंबर 4 आता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, ओके, इसके अलावा जो नॉर्मल कंडीशंस हैं उसके अलावा कोई एडिशनल कंडीशंस है जिसके लिए स्टॉक एक्सचेंज तैयार है कंप्लाई करने के लिए, लाइक नंबर ऑफ मेंबर्स इतने ही होने चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेबी ने बता रखे हैं, देन इट वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड एंड ऑल्सो इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू ग्रांट रिकॉग्निशन टू द स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पर कितनी चीज़ें हो गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेबी, सेंट्रल गवर्नमेंट का सी लिख देते हैं। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई होते हैं किस चीज़ को लेकर कि भैया एक तो पब्लिक इंटरेस्ट में काम हो रहा है, दूसरा इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में काम हो रहा है, बराबर है, और फेयर डीलिंग यहाँ पर होगी। ऐसा क्यों लग रहा है उनको, ऐसा इसलिए लग रहा है उनको कि भैया फेयर डीलिंग से मतलब ट्रेड से रिलेटेड। ठीक है, ऐसा क्यों लग रहा है उनको, क्योंकि उन्होंने रूल्स देख लिए हैं, उन्होंने बायलॉज देख लिए हैं, उन्होंने देख ली है कंडीशंस जो नॉर्मल है वो तो, और प्लस एडिशनल कंडीशंस भी उन्होंने देखी है जो फुलफिल करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज तैयार है। ये सब चीज़ें देखने के बाद में ये यहाँ पर ग्रांट कर देंगे, बोल देंगे भैया ठीक है हम आपको दे रहे हैं, रिकॉग्निशन दे रहे हैं। ठीक है,
अब जो भी रिकॉग्निशन दिया जाएगा वो कौन से फॉर्म के अंदर दिया जाएगा, वो दिया जाएगा फॉर्म नंबर बी के अंदर। फॉर्म नंबर ए में अप्लाई किया था, फॉर्म नंबर बी के अंदर यहाँ पर आपको रिकॉग्निशन दिया जाएगा सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। सब्जेक्ट डाल दिया भैया उन्होंने, क्या बोला, अनलेस ग्रांटेड ऑन अ परमानेंट बेसिस। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या सेबी ने परमानेंट बेसिस पर रिकॉग्निशन अगर आपको नहीं दिया है तो फिर कितना पीरियड होगा, 1 साल का तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है, उन्होंने मिनिमम बताया इतना। स्टॉक एक्सचेंज को सारी कंडीशंस को कंप्लाई करना पड़ेगा, जो भी एक्ट या रूल टाइम टू टाइम बताता है वो, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो सर 1 साल का वाला है, रिन्यूअल नहीं करेंगे क्या, कर सकते हैं। 1 साल खत्म होने में जब 3 महीने बचे होंगे तो आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं रिन्यूअल के लिए, और फिर से फॉर्म ए लगेगा, सेबी को भेजना पड़ेगा, और इस बार 200 रुपये लगेंगे, ठीक है। पहले 500 लगे थे, अब 200 लगेंगे, 200 लग रहे हैं रिन्यूअल के लिए। ओके, चलो ये बातें हो गई, ठीक है। तो सर ये बात तो पक्की हो गई कि हमें अगर हम समरी बनाने की कोशिश करते भी है, ठीक है, तो किस तरीके से बनेगी, थोड़ा ऊपर आ जाओ, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते जाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं कि सेक्शन नंबर 3 बोल रहा है कि एप्लीकेशन दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को दीजिए, सेबी को जाएगा फॉर्म ए के अंदर, और 500 रुपये दीजिए, और साथ में कंडीशन बोलिए, रूल्स बोलिए, बाय लॉज बोलिए, और रूल्स की 4 कॉपीज़ अटैच करनी पड़ेगी, ठीक है। सेक्शन नंबर 4 बोल रहा है कि इस एप्लीकेशन के मिलने पर आपको ग्रांट किया जाएगा कंडीशंस अप्लाइड, कि भैया कंडीशन आपने फुलफिल करी है, बाय लॉज, रूल, सेटिस्फाई वगैरह, इंटरेस्ट रेट, ये सब चीज़ें जो देखी हमने वो सब फुलफिल होगी तभी, और आपको फॉर्म नंबर बी के अंदर दिया जाएगा, ठीक है। अगर परमानेंट नहीं है, पी नहीं है, तो 1 साल के लिए मिलेगा, ईयर्स नहीं ईयर, ठीक है। और 1 ईयर को आप रिन्यू कर सकते हैं, उसके लिए वापस से फॉर्म ए देना पड़ेगा, और 200 रुपये आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर 500 रुपये थे, फिर 200 रुपये थे। तो ये अभी तक की समरी बन गई, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, सेक्शन नंबर 5 को भी हम हाथों हाथ देख लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इससे पहले एक टॉपिक है जो आपके मॉड्यूल के अंदर बीच में दिया हुआ है, वो ये है, जो मैंने हेडिंग में भी डाला है कि मेंबर्स के लिए एलिजिबल कौन है, क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन क्या है, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर बनना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। रूल नंबर 8 है, जिसके अंदर ये हम टोटल यहाँ पर 5, 6 और 7, टोटल 7 तक यहाँ पर इतने सारे पॉइंट्स हैं, रूल्स है, सब रूल्स है जो हमें डिस्कस करने हैं, वो हम लास्ट में करेंगे। एक काम करते हैं, पहले विड्रॉल को ख़त्म कर देते हैं। तो भैया ऐसा क्या हो गया कि आपका रिकॉग्निशन विड्रॉ किया जा रहा है, तो अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट या सेबी को लगता है, सेटिस्फाई हो जाते हैं कि भाई ये कुछ ना कुछ तो गलत काम किया है, इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड में काम नहीं हो रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं हो रहा है, इन्वेस्टर्स के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, और एक रिटर्न नोटिस फॉर्म नंबर सी के अंदर, अब टाइम आ गया फॉर्म नंबर सी का, चलो निकलो, सी से याद रखना, चलो निकलो, ठीक है, तो आपको निकाल दिया जाएगा, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दिया जाएगा। हाँ, आपने जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किए हैं इस डेट से पहले, यानी कि जब आपका यहाँ पर रिकॉग्निशन लिया जा रहा है, तो पहले जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो वैलिड रहेंगे बिफोर द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन। ऑफिशियल गैजेट की नोटिफिकेशन डेट से हम यह काउंट करते हैं, तो इस डेट के पहले पहले के कॉन्ट्रैक्ट सारे वैलिड रहेंगे, बाद वाले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेंगे, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज से कंसल्ट करेगी, प्रोविजंस बनाएगी कि भैया जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपने पहले किए थे उनका ड्यू परफॉर्मेंस कैसे होगा, आउटस्टैंडिंग है, अगर वो आज परफॉर्म नहीं हुआ है, भैया मुझे यहाँ पर लेट्स से जुलाई 2015 में रिकॉग्निशन ले लिया गया मुझसे वापस, और ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन आ गया, मैंने जो भी कॉन्ट्रैक्ट जनवरी के अंदर एंटर हुआ था वैलिड है, बट उनका परफॉर्मेंस मेरा चल रहा है और इस डेट पे ख़त्म नहीं हुआ है, तो उनका ड्यू परफॉर्मेंस कैसे होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टॉक एक्सचेंज के साथ में बैठकर तरीका निकाल देगी, ठीक है। ओके, सो जैसे ही रिकॉग्निशन चले गया तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ, रिजल्ट में क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि भैया कुछ नहीं, अब आप ट्रेडिंग वेडिंग तो सब छोड़ दो, आपका प्लेटफॉर्म खत्म हो चुका है। बट क्या कंडीशंस होगी, ऐसी सिचुएशंस बता दो आप तो क्लियर कट कि अगर ये सिचुएशंस आती है तो आप स्टैंड, यानी कि योर रिकॉग्निशन जो आपको ग्रांट किया गया था स्टैंड टू बी विड्रॉन, आपने CND का प्रोसेस नहीं किया, विड्रॉन भैया, CND वीडियो नंबर 1 में देख के आए, कॉर्पोरेटाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन वाला, ठीक है। आपने 4B1 के अंदर आपने सबमिट नहीं किया, जो 6 मंथ्स वाला हम टाइम देख के आए थे ना, इसके साथ में 4A वाला वो, ठीक है। स्कीम हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय सेबी, सेबी ने रिजेक्ट कर दिया है,
रिकग्निशन ग्रांटेड टू सच स्टॉक अंडर सेक्शन 4 शैल स्टैंड विड्रॉन इन सब सिचुएशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिश कर देगा, नोटिफिकेशन दे देगा ऑफिशियल गैजेट के अंदर, ठीक है। मेन बात है CND का बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके अलावा मेन बात क्या है, उसके अलावा मेन बात है सेक्शन नंबर 4 अगर हमने देखा तो आपने कुछ A, B और इस तरीके से वो चीज़ें देखी। आइए बताता हूँ ये टोटल में क्या बात चल रही है। 4A क्या बोल रहा है, 4A का ऐसा कहना है कि भैया कंपल्सरीली सबके सब लोगों को कंपलसरी तरीके से 6 मंथ्स के अंदर अंदर, ठीक है, वो टाइम पीरियड दिया था वो तो पुराना हो चुका है, बट उन्होंने कहा जितने भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है उन सबको CND का प्रोसेस करना पड़ेगा। 4A ये बोल रहा था, ठीक है। तो 4A के लिए कोई डेट कब कौन देगा, तो उन्होंने कहा सेबी देगा। सेबी एक अपॉइंटेड डेट निकालता है, क्या निकालता है, अपॉइंटेड डेट। वो अपॉइंटेड डेट के पहले पहले आपको CND करना पड़ेगा, 4A ऐसा बोलता था, ठीक है। उसका प्रोसीजर जो है ना वो 4B के अंदर दिया हुआ है। 4B ये बोलता है कि भैया आपको एक स्कीम, एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज एक स्कीम बनाएगा और वो भेजेगा किसको, सेबी को, ठीक है। तो सेबी ने अगर वो अप्रूव नहीं किया, जो ऊपर वाले हमने ये पॉइंट देखा यहाँ पर कि उसने रिजेक्ट कर दिया, अप्रूव नहीं किया, ठीक है, तो भैया मामला खराब हो जाएगा 4B के अंदर, ठीक है। तो ये सेबी कैसे अप्रूव या डिसअप्रूव करता है, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, वो पहले इंक्वायरी निकालता है भैया, प्रोसीजर देखता है, ठीक है। अगर वो सेटिस्फाई होता है, वही सारे पॉइंट है इंटरेस्ट वाले और ये सब वो सब, तो फिर वो ये सारे काम करता है, ठीक है। क्लियर सी बात है। तो स्कीम मतलब क्या है, कोई भी स्कीम, जैसे स्कीम की डेफिनेशन आप देखेंगे तो वोटिंग राइट्स पे रेस्ट्रिक्शन लाना, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना, ये सब स्कीम्स के पार्ट्स होते हैं। एम्प्लॉय इधर से उधर ट्रांसफ़र करना, सो इस तरीके की स्कीम्स निकाली जाती है और कॉर्पोरेटाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन किया जाता है। यही है ना डीम्यूचुअलाइजेशन मतलब क्या है, हम यहाँ पर ओनरशिप और मैनेजमेंट को अलग कर रहे हैं ट्रेडिंग राइट से। तो आप एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र करेंगे, कुछ यहाँ पर वोटिंग राइट्स आप डिसाइड करेंगे, ये सब स्कीम्स के पार्ट होते हैं, ठीक है। ओके बॉस, अब इसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला 5(2) के अंदर, क्या 5(2) के अंदर हम हैं सेक्शन नंबर 5 के अंदर। सेक्शन नंबर 5 का सबसेक्शन नंबर 2 बोलता है कि भैया ये सब काम अगर नहीं हुए जो ऊपर आपने बताया सेक्शन नंबर 4A वाला, 4B वाला, तो 5(2) के अंदर आपका जो रिकॉग्निशन है जो 4 के अंदर दिया गया था वो आपसे विड्रॉ कर दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट OG के अंदर नोटिफिकेशन देगी, ठीक है, और उससे पहले के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा मैं एक एडिशनल चीज़ आपको बताना चाहूँगा। अभी जो 4B का ये पूरा प्रोसीजर है ना, इसमें सेबी ने कुछ यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं या इम्पोजिशंस लगा रखे हैं। तो उसमें एक बहुत ही पॉपुलर, या फिर पॉपुलर क्यों बोल रहा हूँ, एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से, जब आपका जो स्टॉक ब्रोकर है या फिर जो आपका मेंबर है, ठीक है, वही आपका शेयर होल्डर भी है, ये सिचुएशन है, अगर वही शेयर होल्डर भी है, वही स्टॉक ब्रोकर भी है, तो सर यहाँ पर हमको CND करेंगे ना। CND मतलब आपने बोला डीम्यूचुअलाइजेशन किया जाएगा, तो यहाँ पर सेबी ने बोला, जैसे उन्होंने क्या क्या लगाया कि वोटिंग राइट्स पर रेस्ट्रिक्शन रहेगा, वोटिंग राइट्स उनको नहीं मिलेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट कर सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट कर सकते हो, बट रिप्रेजेंटेटिव हमेशा 1/4 मैक्सिमम तक ही जा सकते हैं, क्योंकि जो 3/4 है ना वो हमको दूसरे मेंबर्स चाहिए जो डिसीजन मेकर्स होते हैं। डीम्यूचुअलाइजेशन में लास्ट वीडियो में आपको बता के आया हूँ, तो 1/4 3/4 वाला यहाँ पर फंडा चलता है। टोटल स्ट्रेंथ के 1/4 रिप्रेजेंटेटिव ही हो सकते हैं स्टॉक ब्रोकर के इन दिस सिचुएशन, ठीक है। तो ये जो कंडीशंस है ये अप्रूव कब की जाती है, ठीक है, ये कंडीशंस कब अप्रूव की जाती है, तो आइए बताता हूँ मैं आपको। तो उन्होंने कहा भाई कंडीशंस अप्रूव होने के लिए कम से कम इस वाले सिचुएशन में आपके 51% जो इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो पब्लिक से होना चाहिए, यानी कि शेयर होल्डर्स के अलावा। 12 मंथ्स का आपको टाइम दिया गया है और प्लस 12 मंथ्स का एक्सटेंशन है, उसमें आपके प्रोविजंस आपको सबके सब फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। और क्या है, कुछ नहीं, बाकी तो हमने देख लिया। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी ऑफिशियल गैजेट में, 2 न्यूज़पेपर के अंदर, ये सब चीज़ें आपको कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। ये सब मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है जो यहाँ पर 4B के अंदर प्रोसीजर दिया गया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इतना नॉलेज क्यों दिया, 4B 4A समझना ज़रूरी था। 5(2) के अंदर जिसमें यहाँ पर विड्रॉ किया जा रहा है आपका रिकॉग्निशन, ठीक है। सो ये हमारा सेक्शन नंबर 5 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब जो इकलौती चीज़ हमको देखनी है वो है रूल नंबर 8। तो ज़रा ऊपर आ जाओ। रूल नंबर 8 क्या बोल रहा है भैया, रूल नंबर 8 बोल रहा है कि हु इज एलिजिबल टू बी अ मेंबर। आप ही बार बार बात कर रहे हैं मेंबर्स, देखिए रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के जो मेंबर्स होते हैं ना वो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, आनंद राठी वगैरह ये सब जो होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टॉक ब्रोकर्स है ये कौन बन सकता है, इनकी कुछ कंडीशंस होगी ना यार, इतने बड़े बड़े लोग हैं, कोई भी मुंह उठा के आएगा स्टॉक ब्रोकर बन जाएगा क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, कंडीशंस है। रूल नंबर 8 बोल रहा है,
ठीक है। तो 1 2 3 4 5 मैंने लिखा है। तो भैया देखो बेसिक डिस्क्वालिफिकेशन दिए गए 8 1 के अंदर, वो आपने क्रॉस कर लिए, तो एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन दिए गए 8 2 के अंदर, ठीक है। अब अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप ये नॉन कंप्लायंसेस मत करना। अगर आपने ये नॉन कंप्लायंसेस करे तो आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। ये बोलता है 8 3। 8 4 4 ए के साथ में बात करता है कंपनीज के लिए। मतलब ये जितनी बातें हो रही थी ना इंडिविजुअल की हो रही थी पहले, अब कंपनी अगर मेंबर बनना चाहती है, यानी कोई कॉर्पोरेट मेंबर बनना चाहता है, बॉडी कॉर्पोरेट कहिए, इंस्टीट्यूशन कहिए, तो क्या वो बन सकता है? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 8 4 को फॉलो कर लो। फर्म्स है, एलएलपीज है, ये 5 6 7 के अंदर इनके लिए भी रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो आ जाओ फटाफट, मैंने इनके लिए बहुत बड़ी लंबी चौड़ी टेबल दी हुई है, ठीक है। वो लंबी चौड़ी टेबल आपके बस की नहीं है, ठीक है। देखो पहले तो ये देख लो आप, 3 मैंने आपको बताया था, रूल नंबर 3 क्या बात कर रहा है? फॉर्म ए की बात कर रहा था, दिया जाएगा 500 रुपये के साथ में, ठीक है। और साथ में क्या डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, ठीक है। सेक्शन नंबर 4 क्या बोल रहा था? आपको फॉर्म बी के अंदर दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इंक्वायरीज और कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन हमेशा कर सकते हैं, कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, ठीक है। 3 मंथ्स के अंदर अंदर पहले पहले मतलब जब आपका रिन्यूअल करना है, आपको आपका पीरियड एक्सपायर होने वाला है, उसके 3 मंथ्स के पहले पहले 200 रुपये दे के फॉर्म नंबर ए के अंदर वापस से आप अप्लाई कर सकते हैं, और फॉर्म सी के अंदर विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके मॉड्यूल में कैसे दिए गए। देखिए रूल नंबर 8 की टेबल है, 8 1 8 2 8 3। अब ज़रा टेबल देखो ध्यान से और मैटर देखो, पढ़ पाओगे क्या? हालत ख़राब हो जाएगी। 8 4 ए और अदर्स, मैंने भी इसी तरीके से बताया आपको, जो पॉइंट्स बताए मैंने यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, 4 के साथ में 4 है और अदर्स के अंदर 5 6 7 मैंने डाल दिया, बराबर है। तो चिंता मत करो, यहाँ पर आओ देखो। अब मैंने आपके लिए क्या किया, मैंने आपके लिए टेबल बनाई है, बड़ी शानदार टेबल है। एक एक करके हम एक एक चीज़ को समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल घबराओ मत आप। चलो आ जाओ, सबसे पहले रूट 8 1 की हम बात करते हैं, ठीक है। इसमें बेसिक डिस्क्वालिफिकेशन है। अब देखो बेसिक देखो ना यार, आप बड़े चिंदी से देखो। 21 ईयर्स, 21 ईयर्स के नीचे हो तो आप नहीं बन पाओगे, इंडिविजुअल की बात चल रही है। सिटीजन नहीं हो तो नहीं बन पाओगे, बराबर है। बैंकरप्ट हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, बाहर निकल जाओ, ठीक है। कॉन्विक्टेड फॉर फ्रॉड, बाहर निकल जाओ, ठीक है। मेंबरशिप के लिए आपको रिफ्यूज़ कर दिया गया है पास्ट में, मतलब आपको यहाँ पर डिसअप्रूव कर दिया गया था पास्ट में, तो वापस आप नहीं बन पाओगे, ठीक है। डिफॉल्टर हो आप, डिक्लेयर्ड, या आपको एक्सपेल कर दिया गया है बाहर, अब आप नहीं बन सकते हो, ठीक है। या फिर आप कोई दूसरे बिजनेस में इन्वॉल्व हो, मतलब आपको मेंबर बनाया गया और आप दूसरा बिजनेस में इन्वॉल्व हो और आप मेंबर बनना चाह रहे हो, तो भैया नहीं हो सकता। सिक्योरिटी या फिर कमोडिटी डेरिवेटिव के अलावा कोई दूसरे बिजनेस में अगर आप इन्वॉल्व हो, प्लीज़ हम आपको यहाँ पर बाहर निकालते हैं, आप मेंबर के लिए डिस्क्वालीफाइड हो। तो ये क्या हो गई? ये तो बेसिक हो गई, बेसिक, एकदम बेसिक डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब अगर आप ये सब क्रॉस कर देते हो तो आप आ जाते हो 8 2 के अंदर, ठीक है। अब 8 2 की ज़रा बात करो, आप आ जाओ। 8 2 बोलता है कि जो भी मेंबर बनना चाहता है उसको 2 साल का यहाँ पर एक माइलस्टोन क्रॉस करना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए? कि आपने 2 साल तक किसी मेंबर के अंडर में काम किया है, उसके साथ में काम किया है। कैसे? या तो आप पार्टनर बने हो, क्लर्क जैसे काम किया हो, या असिस्टेंट जैसे काम किया हो आपने, ठीक है। या फिर ये सब तरीका तो है ही सही, 2 साल का आपको एक्सपीरियंस है किसी मेंबर के साथ में, और दूसरा पॉइंट है या फिर नहीं है, और यानी कि एंड रिप्रेजेंटेटिव मेंबर जैसे आपने काम किया हो, यानी कि आप एक मेंबर को रिप्रेजेंट करते हो स्टॉक एक्सचेंज पे। आप डायरेक्टली नहीं कर रहे हो, आप आपके नाम पे नहीं कर रहे हो, आप दूसरे मेंबर के नाम पर एज ए रिप्रेजेंटेटिव मेंबर बने हो और आप वहां पर डीलिंग्स कर रहे हो। उसका भी 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो मतलब 8 1 तो फॉलो करना ही है आपको। 8 2 अब आप आगे बढ़ गए तो 8 1 फॉलो करते हुए वहाँ के डिस्क्वालिफिकेशंस अगर आपके पास में नहीं है, यू आर एलिजिबल। 8 2 पे आ जाओ भैया। 8 2 बोल रहा है कि अब आप ये भी एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। और सर अगर हमने कोई बिजनेस सक्सीड किया है, हमारे क्लोज रिलेटिव थे, डैड थे, कोई भी थे, वो यहाँ पर ऑलरेडी एक मेंबर थे और मैं उस गद्दी पे आके बैठ गया, अब वो नहीं रहे हैं, रिटायरिंग मेंबर है, जो भी है, तो मैं आके क्या सबको संभाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल संभाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट उन्होंने बोला है, स्टार मार्क लगाया है कि गवर्नमेंट बॉडी अगर चाहे तो इनमें से कोई भी डिस्कार्ड कर सकती है, कोई भी एक चीज़ डिस्कार्ड, एक भी चीज़ मतलब वो चाहे तो वो रूल्स रखे, चाहे तो नहीं रखे। एडिशनल रूल्स अगर यहाँ पर गवर्नमेंट बॉडी चाहती है तो वो रखेगी, इनमें से बाकी वो कोई भी हटा सकती है। तो सेकेंड भी क्रॉस हो गया। अब 8 3 क्या बोल रहा है? 8 3 बोल रहा है कि भैया अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो, आप मेंबर हो, मेंबर रहना चाहते हो,
तो ध्यान रखना भैया, इंडिविजुअल्स के लिए बात कर रहे हैं, अभी तक कंपनी पे आए नहीं है, 8.4 पे आएंगे हम कंपनी में। तो उन्होंने बोला अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप नहीं कर पाओगे अगर आप सिटीजन नहीं हो, अगर आप बैंकरप्ट हो चुके हो, आपने कुछ फ्रॉड कर लिया या कोई अदर बिजनेस में एंटर हो चुके हो। तो पहली बात तो अदर बिजनेस अलाउड ही नहीं है। बट अगर गवर्निंग बॉडी अलाउ करती है एप्लीकेशन पे तो अलाउ किया जा सकता है, ठीक है। और गवर्निंग बॉडी ने अलाउ किया था, 3 साल उसको हो चुके हैं, ये पॉइंट भी है, ठीक है। अब उसके बाद में भी आपको बोला जा सकता है कि भैया अब आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, मतलब गवर्निंग बॉडी ने अगर अलाउ किया है एप्लीकेशन पे तो उसका पीरियड 3 साल का है, देख लेना, ठीक है। सो ये सब एडिशनल पॉइंट्स हैं, अगर इनमें से कुछ भी हो जाता है तो आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। बट ये पॉइंट किसके लिए, ये पॉइंट इंडिविजुअल्स के लिए, किसके लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक है। ओके, ये बात समझ में आ गई, यस सर। तो किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो उन्होंने कहा भैया हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल्स की, हम कंपनीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बॉडी कॉर्पोरेट की बात नहीं कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, और हम कुछ इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं कर रहे हैं। कौन से इंस्टीट्यूट, जो आगे 4 के अंदर बताएंगे, क्योंकि 4 पूरा कंपनीज के ऊपर ही भैया एप्लीकेबल है ना, तो पूरा A to N की लिस्ट है, उनके ऊपर ये अलाउड नहीं है। मीन्स उनको ये सब चीज़ें फॉलो करने की जरूरत नहीं, इंडिविजुअल की बात है ना, सिटीजन है, बैंकरप्ट है, फ्रॉड है, सब इंडिविजुअल्स पे अप्लाई होता है। तो 8.1, 8.2 और 8.3 ये 3 मैंने बता दिया आपको। ये बेसिक था 8.1, बेसिक क्रॉस करने के बाद में आप इन एडिशनल को क्रॉस कर दो 2 साल, और सक्सेशन वाला 8.3 कंटिन्यू करना है तो थोड़ा सा आप यहाँ पर इन चीज़ों को फॉलो करो और आप होते जाएगा। इंडिविजुअल की बात हुई, ठीक है, कांट कंटिन्यू इफ लिखा हुआ है, बराबर है। अब आ जाओ 8.4 के पास में, चलो आ जाओ 8.4। ये क्या टेबल वहाँ बहुत कॉम्प्लेक्स थी, मैंने इसको थोड़ा सा नोट्स स्टाइल में आपके लिए बनाया है, ठीक है, ताकि आपको समझने में कंसेप्चुअली ईजी रहे। अब 8.4 बोल रहा है कि अगर कोई कंपनी मेंबर बनना चाहती है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर तो वो अलाउड है क्या, यस अलाउड है, अगर वो रजिस्टर्ड है, पहली बात, अंडर द एक्ट, राइट, यस। दूसरी सबसे बड़ी कंडीशन, वो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उस कंपनी के, वो शेयर होल्डर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए शेयर होल्डर भैया, दोनों जगह, एक तो कंपनी के अंदर भी मेजोरिटी में, और दूसरा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी। सिंपल सी बात है, मीन्स कि वो बाउंड रहेंगे क्या, क्यों भैया, वो स्टॉक एक्सचेंज में भी मेंबर है, शेयर होल्डर है, और वो कंपनी के अंदर भी शेयर होल्डर है, दोनों जगह उनके स्टेक्स हैं मेजोरिटी के अंदर। तो क्या होगा कि स्टॉक एक्सचेंज पर अगर आपने कोई भी गड़बड़ करी यहाँ पे, ठीक है, तो आप चूंकि यहाँ पर मेजोरिटी में शेयर होल्डर हो और आपकी यहाँ पर जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, ये होने से आप फंस जाओगे, आप कोई भी गलत काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट हमेशा अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं रहेगी, हमेशा ये वाला काम जरूरी नहीं है कि हो ही हो, मतलब ये कंडीशन तो है, बट इस कंडीशन के कुछ एक्सेप्शंस भी। तो एक्सेप्शन से मतलब क्या है, मीन्स सच शेयर होल्डर नॉट रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस। अगर आप ये सब इंस्टीट्यूशन में से कोई अगर हो तो ये सब ऊपर वाली आपको तामझाम करने की ज़रूरत नहीं। जैसे भैया आप कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, IDBI हो, ICICI हो, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, इन सब की सब्सिडरीज हो, या फिर आप कौन हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हो, आप नाबार्ड हो, एग्रीकल्चर वाला हो, बोर्ड हो, हाउसिंग फंड हो, ये सब सिचुएशन हो, अगर आप ये सब इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट में आते हो, पेंशन फंड, EPF, रेगुलेटर, या फिर RBI ने जिनको अप्रूव कर रखा है वो सब, टोटल A to N इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो उनका ये एक्सेप्शन है कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर वो कवर कहाँ पर होते हैं, 8.4, इन्हीं को हमने एक्सक्लूड किया था रूल नंबर 8.3 के अंदर, क्योंकि वहाँ इंडिविजुअल्स की बात चल रही थी, ठीक है। तो ये उसके एक्सेप्शंस हो गए। तो 4 तो कंप्लीट हुआ। अब 4A बोलता है कि ऊपर से कनेक्टेड है वो, कि ऑल्सो फॉर अ कंपनी अगर वो मेंबर रहना चाहती है तो हमें सेक्शन नंबर 12 के अंदर सेबी का रजिस्ट्रेशन चाहिए रहेगा, उसके डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाइड या एक्सपेल्ड नहीं होना चाहिए, उनके पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से मिनिमम 2 डायरेक्टर्स को एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 2 साल का इन 3 चीज़ों के अंदर, सिक्योरिटीज़ में डीलिंग का, पोर्टफोलियो मैनेज करने का, इन्वेस्टमेंट का कंसल्ट करने का, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स को मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस हमको चाहिए। रूल 4 और 4A यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो सर 5 की बात क्या हुई, तो 5, 6, 7 नॉर्मल सी बात कर रहा है। 5, 6, 7 बोल रहा है कि कोई फर्म अगर मेंबर होना चाहती है बन सकती है, पार्टनर्स बन सकते हैं, बट उन पार्टनर्स को 1, 3 और 4 को कंप्लाई करना पड़ेगा। तो ज़रा मेरे साथ बोलो, 1 है बेसिक,
ठीक है। 3 के अंदर हमने क्या लिया था, 3 के अंदर एडिशनल तो सेकंड के अंदर था, बराबर है। 3 के अंदर हमने लिया था इंडिविजुअल्स को कंटिन्यू करना है, तो अगर ये वाला, ठीक है। सो 3 ये हो गया भैया कंटिन्यू करने वाला, ठीक है। और 4 हमने अभी देखा कंपनी वाला, कंपनी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें का पार्टनर्स को यहाँ पर कंप्लाई करना पड़ेगा। कोई एलएलपी अगर चाहती है पार्टनर बनना, यस कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्टर्ड होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनके ऊपर सेम फंडा अप्लाई होगा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर हुआ था, कि डिस्क्वालीफाइड नहीं होने चाहिए और 2 साल का हमको एक्सपीरियंस चाहिए, सेम उन्हीं 3 चीज़ों के अंदर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर, सिक्योरिटीज़ के अंदर, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट जैसे, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है आपका 5, 6, 7 भी। तो ये पूरा मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, मैं एक एक आपके लिए यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। आ जाओ फटाफट। ये 8.1 है, ये 8.2 है, ये 8.3 यहाँ पे नीचे साथ में हो गया, 8.4, 4A एंड दिस इज 5, 6 एंड 7, ठीक है। सो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई है। मीन्स पूरे वीडियो के अंदर हमने क्या क्या कवर कर लिया है, तो मैंने आपको बोला था कि भैया हम सेक्शन नंबर 3, 4 और 5 इन तीनों को कवर करेंगे और रूल नंबर 8 भी कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था दोस्तों, आई होप आपको ये पसंद आया होगा, नोट्स अच्छे लगे होंगे। सबसे बड़ी बात, हम मॉड्यूल के साथ में सारे काम करते हैं, ठीक है, मॉड्यूल के फ्लो में चल रहे हैं। मॉड्यूल के नोट्स को मैं सिंप्लीफाई करके रखता हूँ आपके सामने, जिससे आपको, आप अगर मॉड्यूल को भी साइड में रख के रिवाइज करना चाहेंगे तो वो भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू सो मच, स्टडी हार्ड, स्टे सेफ, पॉजिटिव रहिए, नोट्स पढ़ते रहिए और छोटे छोटे टारगेट्स बनाते रहिए। ये था हमारा सिकरा का सेकंड वीडियो। आगे आने वाले वीडियो में हम कुछ और चीज़ें कवर करेंगे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैंने क्लब्स बना रखे हैं जो आपको वीडियो नंबर 1 में बताए थे, वो उन क्लब्स को मैं आपको बता देता हूँ हम किस फॉर्मेट में यहाँ पर इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। आइए देखिए दोस्तों, ये कुछ क्लब्स बनाए थे मैंने लिए, तो उसके लिए हमारा पहला बेसिक वाला काम तो हो चुका है, बेसिक वाला वीडियो भी हो चुका है, ये हमारा रिकॉग्निशन वाला वीडियो भी हो गया जिसमें क्लब 3, 4, 5 हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब हमें डिस्कस करना है पावर क्लब, बहुत ही बेहतरीन 7A, 8, 9 और 10 अगला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। बायलॉज या फिर रूल्स को बनाना, उनको अमेंड करने का तरीका क्या है, सेबी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टॉक एक्सचेंज, ऐसी तीनों एंटिटीज़ क्या कर सकती है, एंड सो ऑन। ऐसे आगे आने वाले क्लब्स, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप भी पूरे चैप्टर को ऐसे रीड कर सकते हैं। आपको वीडियो अगर नहीं देखना है तो आप ऐसे सेक्शन पूरे यहाँ पर चैप्टर को डिवाइड कर लो और वैसे आप सेल्फ स्टडी कर लो। बट बिलीव मी, मेरे वीडियो सेल्फ स्टडी से बेहतर है, टाइम कम लेते हैं, मॉड्यूल कवर होता है, सब कुछ चीज़ें एक जैसे चलती है, ठीक है गाइज। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।